आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल हमने इकोनॉमी सर्वे की पहली क्लास कवर की थी, आज हमारी सेकंड क्लास है बच्चों। और ये मत सोचना कि इतना डेटा वगैरह कैसे हम लोग याद करेंगे। अगर आप एक अनुमानित भी अगर आप दिमाग में रखोगे, आप लगाओगे अनुमान की लगभग इतना था, तो वो दूर दूर के ऑप्शन देके मतलब देता है एग्जामिनर, तो आपका एग्जाम में चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, कल कमेंट सेक्शन में देख रहा था, एक बच्चा लिख रहा था कि सर आप जो है एग्जाम तक मेन हमारे कुछ टॉपिक पे फोकस कर दीजिए, लाइक इकोनॉमी सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम्स या जो भी योजना वगैरह हैं, उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, या कुछ ऐसा सेक्टर जहां से क्वेश्चन उठने की संभावना है। और जो परंपरागत जो चीजें हैं या जो ट्रेडिशनल उत्तराखंड के क्वेश्चन या उत्तराखंड का पैटर्न है या जीएस का, वो हम कंप्लीट बच्चों मैं वही करने वाला हूं, क्योंकि समय कम है और मेन जो चीज है जो फोकस रहेगा उन्हीं चीजों पे रहेगा जो आप अभी मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे को देखते हैं बच्चों। क्लास 2 आप लोग हेडिंग डालना। एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूं, इस बार जो है बच्चों राजकोषीय स्थिति लिखना। ठीक है, राजकोषीय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। लिखो हेडिंग लिखना अगला, उसी से आगे राजकोषीय स्थिति, राजकोषीय फिस्कल बोलते हैं इसको। ठीक है, स्थिति, तो इसमें देखना है आपने क्या क्या हुआ है। ठीक है, इस बार देखना बच्चों जो गवर्नमेंट ने अपना पेश किया बजट, उसमें कुल सरकारी व्यय लगभग 19.8% होने की संभावना है टोटल जीएसडीपी का, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसका 19.8% हम लोगों ने कुल सरकारी व्यय का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो लिखो सरकारी व्यय, पहला पॉइंट लिखना कुल सरकारी व्यय। ठीक है, ये अनुमानित है बच्चों 19.8% ऑफ जीएसडीपी, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना भी है उसका 19.8% हमने क्या अनुमान लगा रखा है सरकारी व्यय का। इसी तरीके से बच्चों कुल प्राप्तियां लिखो आप लोग जो अनुमानित हैं। ठीक है, कुल प्राप्तियां ये अनुमानित है 16.7% ऑफ जीएसडीपी। जहां पे स्टार लगाऊंगा वो तो पॉइंट आपने दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है, तीसरा है बच्चों राजकोषीय घाटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। राजकोषीय घाटा लिखो, ये पेपर में आता है पेपर में। ठीक है, राजकोषीय घाटा देखो आपका जो ये राजकोषीय घाटे का अनुमान है लगभग 3.2% है। ठीक है, 3.2% ऑफ जीएसडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जो हाल ही में बजट पेश हुआ है राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है, 3.2% यहाँ पे जीएसडीपी का टोटल राजकोषीय घाटा हमारा अनुमानित है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने एग्जाम की दृष्टि से रहता है। इसके अलावा बच्चों सार्वजनिक ऋण लिखो आप लोग। ठीक है, ये राजकोषीय घाटा मतलब प्राप्ति और जो व्यय है उसके बीच का एक मोटा मोटा अंतर फिलहाल मान के चलो, जहां पे राजकोषीय चीजें पढ़ाई जाएंगी वो अलग सेक्शन हो जाएगा। ठीक, और अगला लिखो सार्वजनिक ऋण, क्या लिखोगे सार्वजनिक ऋण। ठीक है, ये जो फैक्ट वगैरह वाले हैं ये पहले एक आध 2-3 क्लास तक ही रहता है, उसके बाद तो आपका जो मेन पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सार्वजनिक ऋण है बच्चों जो अनुमानित, वो 28.6% ऑफ जीएसडीपी, 28.6% ऑफ जीएसडीपी। अब ये चार हैं, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये एग्जाम में, राजकोषीय घाटा 3.2% और जीएसडीपी। ठीक है, तो राजकोषीय जो आर्थिक सर्वे है, क्वेश्चन आपको आपको सर आपने बीच में 3 पॉइंट कुछ पढ़ाया था लगभग, आपका क्वेश्चन क्या आता है, आपका क्वेश्चन ये है वर्ष 2024-25-26 का आर्थिक सर्वे के अनुसार उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, तो मतलब कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3.2% ऑफ जीएसडीपी। जो वो 3 पॉइंट पढ़ा है वो आने वाले वित्त वर्ष के लिए है। ठीक है, उसका तो अब चलेगा वो, तो मेन आपको ये आर्थिक सर्वे के हिसाब से इसको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ बच्चों जो 2025-26 में विकास दर का अनुमान कितना लगाया है 7.23%। ठीक है, लिखो वर्ष 2025-26 हेतु, वर्ष 2025-26 हेतु विकास दर का अनुमान, विकास दर का अनुमान। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि इस बार विकास दर का अनुमान कितना लगा है, ये बहुत बार अपने आप में एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट भी इसको करना बच्चों, ये है 7.23% के समथिंग। ठीक है, इतना हमारा क्या लगा रखा है विकास दर का अनुमान, 7.23
2.23%। तो आप पूरा देखना, कुल सरकारी व्यय, कुल प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, सार्वजनिक ऋण और विकास दर का अनुमान जो लगा है वो आपके सारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण के अपने आप में तथ्य हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अब देखना बच्चों, मूल्य संवर्धन में वृद्धि देखनी है। वर्ष 2025-26 के आधार पर मूल्य संवर्धन में वृद्धि। अब आप कहोगे सर क्या होता है, जहां पर मूल्य संवर्धन पढ़ाया जाएगा वहीं वो चीजें कवर कराई जाएंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ आप, क्योंकि आर्थिक सर्वे तथ्यात्मक है, समय भी कम है इन चीजों को, वरना ये राजकोषीय घाटा पढ़ाने में ही 2 क्लासेस चाहिए। ठीक है, वैसे मैंने राजकोषीय घाटा वगैरह सारी कराई हुई है, प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां आपको क्लासेस मिल जाएंगी इकोनॉमी की। ठीक, तो आपको यहां पर क्या लिखना है, आपको अगला हेडिंग लिखना है, वर्ष 2025-26 के अनुसार मूल्य संवर्धन में वृद्धि, जो टॉप 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, वर्ष 2025-26 के अनुसार मूल्य संवर्धन में वृद्धि लिखना, किस किस जगह पे हुई है। ठीक है, मूल्य संवर्धन में वृद्धि। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, वर्ष 2025-26 के अनुसार इनमें से मूल्य संवर्धन में वृद्धि का सही क्रम क्या होगा। सबसे ज्यादा हुई है बच्चों वित्त सेवा में। ठीक है, क्या हुई है, वित्त सेवा में सबसे ज्यादा क्या हुआ है, मूल्य संवर्धन। उसके बाद हुआ है बच्चों मत्स्य। ठीक है, अगला लिखो आप फिशरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, लिखो अगला, लिखो मत्स्य। तीसरा लिखना बच्चों लोक प्रशासन व अन्य। ठीक है, इसको लिखो सेकंड मत्स्य यानी फिशरी। तीसरा लिखो आप लोक प्रशासन व अन्य, वो अन्य सेवाएं। ठीक है, और 4th नंबर में, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा भी जा सकता है कि 2025-26 के अनुसार मूल्य संवर्धन में वृद्धि का टॉप 4 क्रम क्या है। अगला लिखो आप रेलवे। ठीक, रेलवे ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों। तो अब आप कहोगे सर ये किस टाइप से है, मतलब क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो पूछता है वर्ष 2025-26 के अनुसार मूल्य संवर्धन में वृद्धि का क्रम क्या है, तो वित्त सेवा, मत्स्य, लोक प्रशासन व रेलवे, ये एक इसका क्रम है। ठीक, एक सीरीज है। अब इसका डेटा वगैरह कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कितना किसमें हुआ, आप सिर्फ ये देखना कि इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ठीक है, अगला लिखना, वर्ष 2024-25 की तुलना में राजस्व प्रतिशत में वृद्धि कितना अनुमानित है, 10.84%। ठीक है, लिखो राजस्व आय में वृद्धि अनुमानित, राजस्व आय में वृद्धि अनुमानित कितना। हम क्या करते हैं, जो पिछले बार का था हमारा उससे 10.84%, 10.84% हमारा क्या है बच्चों, राजस्व आय में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ये किसकी तुलना में है, पिछले बार की तुलना में, यानी 24-25 की तुलना में। ब्रैकेट में लिख लो वर्ष 2024-25 की तुलना में। ठीक है, किसकी तुलना में हो गया, 24-25 की तुलना में। ठीक है, यानी इससे कितना है, 10.84% हमारा राजस्व आय में वृद्धि का अनुमान है। इसी तरीके से बच्चों राज्य कर में वृद्धि का अनुमान है 13.06%। ठीक है, लिखो राज्य कर। अब आपको बताता हूं मैं कॉन्सेप्ट है, मैं वृद्धि अनुमान, ये कितने हैं, 13% के समथिंग, यानी 13.02%, 06% आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, 13.06%। तो देखो राजस्व आय में वृद्धि का इतना अनुमान है, राज्य कर में जो हमारे स्टेट टैक्स हैं उसमें 13.06% का अनुमानित है। इसके अलावा लिखो बच्चों केंद्रीय करों में राज्य का भाग 2025-26 में अनुमानित कितना है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कि आर्थिक सर्वे के अनुसार केंद्रीय करों में राज्य का भाग कितना है, उसने अमाउंट खोल दी। तो कई बच्चे इस चीज के लिए मेंटली तैयार नहीं रहते। अब आप कहोगे सर हमें इतना कैसे याद करेंगे। देखो आप आर्थिक सर्वे का क्या फॉर्मूला है, 2-3 बार सिर्फ आप अगर आप एग्जैक्ट नंबर पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको याद नहीं होगा, ये कंफर्म मान के चलिए। आप एक अनुमान बनाइए। अब जैसे मैंने केंद्रीय करों में राज्य का भाग बता रखा है अनुमानित जो इस बार मिला है, तो वो लगभग है बच्चों 13,500 करोड़। अब आपने अनुमान लगाने की लगभग 13,500 करोड़ मिला होगा, तो आप उसको एग्जैक्ट फिगर पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। वो ऑप्शन में ऐसे रखेगा 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 13,000 करोड़, 17,000 करोड़, तो अनुमानित तो बना सकते हो ना। तो उसको इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो लिखो केंद्रीय करों में राज्य का भाग, लिखो केंद्रीय करों में राज्य का भाग 2025-26 में अनुमानित है। केंद्रीय करों में राज्य का भाग अनुमानित, राज्य का भाग अनुमानित कब के लिए अनुमानित बच्चों, 2025-26 के लिए। ठीक है, यह है लगभग 13,500 करोड़।
ठीक है, 13.5 हजार करोड़, ठीक है, 13,500 करोड़ लिखो। और वैसे अगर आप देखोगे 13,637.15 है, वैसे एग्जैक्ट आप देखोगे इसको 13,637.15 करोड़ है। अब इतना आप याद रखोगे फिगर, इससे अच्छा लगभग 13,500 बोल लो। अब एग्जैक्ट डेटा उससे पूछता है नहीं वो कि कितना है, तो ये तो सिर्फ अनुमान है बच्चों, ठीक है। अब देखना कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी इससे हटके हो गया, जीएसटी से बाहर कौन कौन से प्रोडक्ट है आपको पता है? जीएसटी से बाहर, जीएसटी से बाहर लिखो कौन कौन से। कई बार ये पूछते हैं ना इनमें से कौन सा जीएसटी में शामिल है, जीएसटी में नहीं है। एक लिखो आप पेट्रोल, आप लिख लेना उसको, ठीक है, लिखो पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल, एटीएफ नेचुरल गैस और वाइन, ठीक है। लिखो पेट्रोल डीजल, एक हो गया पेट्रोल डीजल, एटीएफ और क्या है अपने आप में वाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक प्रकार से नेचुरल गैस। ये जो है बच्चों अपने आप में क्या है, जीएसटी से बाहर रखे गए प्रोडक्ट हैं, पेट्रोल डीजल एटीएफ नेचुरल गैस एस वाइन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा जीएसटी से बाहर है, जीएसटी में शामिल है या नहीं है, इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक। अब याद रखना बच्चों, उत्तराखंड में मिलेट्स के तहत उत्पादकता यानी मिलेट मिशन वगैरह भी मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपका एक यहाँ पे व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना भी गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड किया है, तो इस पर लिखो व्यापारी दुर्घटना बीमा में, व्यापारी दुर्घटना बीमा में आश्रितों को कितने रुपए की धनराशि दी जाती है, आश्रित यानी किसी की डेथ वगैरह होगी तो उसमें, ठीक है। तो लिखो व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में मृतक के आश्रित को कितने रुपया दिया जाता है, 10 लाख रुपए, ठीक है। लिखो आप लोग व्यापारिक दुर्घटनाओं के आश्रित को, व्यापारिक दुर्घटना के आश्रित को, ठीक है, गवर्नमेंट कितना देती है बच्चों, रुपए 10 लाख। कई बार क्वेश्चन इस तरीके पूछे जाते हैं फैक्ट में कि व्यापारिक दुर्घटना, क्योंकि बजट में इसकी चर्चा हुई है तो इसलिए मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ व्यापारिक दुर्घटना में, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब देखना बच्चों उत्तराखंड का जैसे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, आपको पढ़ा होगा बचपन में। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखो उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि और उससे संबद्ध क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो लिखो उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर यानी कितने हेक्टेयर कृषि मतलब की जाती है, तो 6.96 लाख हेक्टेयर पे कृषि की जाती है बच्चों, ठीक है। जैसे देखो क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड का कुल, 53,483, यही तो है ना, इस टाइप से तो है, यानी 53.48 लाख हेक्टेयर है, लाख हेक्टेयर। तो इस पे कितने पोर्शन पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की जाती है बच्चों, ये की जाती है, लिखो इसको आप 6.96 लाख हेक्टेयर, 6.96 लाख हेक्टेयर, ठीक है। इस पे क्या की जाती है बच्चों, कृषि, और इस 6.96 लाख हेक्टेयर पे कृषि की जाती है। इसी 6.96 का 1.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पे और क्या किया जाता है बच्चों, औद्यानिक विकास, जो बागवानी वगैरह, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर जो पोर्शन है कितना है यहाँ पे, ठीक। अगला लिखो बच्चों, कुक्कुट पालन क्षेत्र में निवेश पर पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र पर गवर्नमेंट कितना ऋण देती है, सब्सिडी, ठीक है। लिखो कुक्कुट मुर्गी पालन, ठीक है, कुक्कुट पालन योजना पर, ठीक है, 2 जगह यानी पर्वतीय क्षेत्र में और जो शहरी क्षेत्र है उसमें कितना कितना अपना ऋण मिलता है। देखो कुक्कुट पालन योजना पर पर्वतीय क्षेत्र में 40% और मैदानी क्षेत्र पर 30% सब्सिडी पर ऋण दिया जाता है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र में कई बार इस टाइप की योजनाएं आती ना, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक। पर्वतीय क्षेत्र में 40% और शहरी या मैदानी क्षेत्र में 30% सब्सिडी आधारित ऋण लिखना, ठीक है। सब्सिडी ऋण उपलब्ध कराती है गवर्नमेंट, इसको याद रखना। कुक्कुट पालन योजना में कितने पर्वतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत और मैदानी क्षेत्र में कितना सब्सिडी ऋण देती है, ये ध्यान रखना, ठीक। अगला लिखना बच्चों, ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत, ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत किस जिले में ट्राउट फिशरी प्रोजेक्ट और एकीकृत एक्वा पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। देखो ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत, ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत किस जनपद में, पूरा लिखना, किस जनपद में ट्राउट फिशरी प्रोजेक्ट व एकीकृत एक्वा पार्क,
ट्राउट फिशरी प्रोजेक्ट मत्स्य का, ठीक है, वो एकीकृत एक्वा पार्क, एकीकृत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, ठीक है, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है यूएस नगर में। हरिद्वार, यूएस नगर, देहरादून, ऐसे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत किस जनपद में ट्राउट फिशरी प्रोजेक्ट व इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जा रहा है? उधम सिंह नगर बच्चों। इसके लिए इस बार ट्राउट फिश प्रोत्साहन हेतु गवर्नमेंट ने 170 करोड़ 170 करोड़ का क्या दिया अपने आप में धनराशि आवंटित की है। इसको ये भी ध्यान रखना आप, 170 करोड़ से इसको क्या किया गया, शुरू किया गया है, ठीक है, ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए। ये इंपोर्टेंट फैक्टर अपने आप में हो सकता है, ठीक। अगला लिखो बच्चों, इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 6th पोजीशन पे आया वन नेशन वन राशन कार्ड में उत्तराखंड, वन राशन कार्ड में उत्तराखंड, ठीक है, कौन से पोजीशन पे आया? 6th पोजीशन पे आया। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला बच्चों? 6ठा स्थान पूछा, ठीक है। अगला लिखना बच्चों आप, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमृत सरोवर का संबंध किस चीज से है यहाँ पर? क्योंकि उत्तराखंड में कई अमृत सरोवर बनाए गए हैं, तो कई बार ये पूछ सकता है कि अमृत सरोवर का संबंध किस चीज से है? ये है बच्चों वर्षा जल के संरक्षण से, ठीक है। तो लिखो अमृत सरोवर का संबंध, अमृत सरोवर का संबंध, यह है बच्चों वर्षा जल संरक्षण। अब वो ये नहीं पूछेगा कि कितने अमृत सरोवर बनाए गए हैं, लेकिन ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे वर्षा जल संरक्षण या भूमिगत जल संरक्षण, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अमृत सरोवर का संबंध है वर्षा जल संरक्षण के, ये भी ध्यान में आप लोग रखना, ठीक। इस बार के अगर आप आर्थिक सर्वे में देखोगे तो चार धाम वर्ष 2025 में जो चार धाम है उत्तराखंड में, उसमें यात्रा कितने लोगों ने, कितने श्रद्धालुओं ने यात्रा की, उसका फिगर भी पूछता है। या दिनस्थ सेवा चयन आयोग ने पहले भी पूछा है। तो लिखो वर्ष 2025 में चार धाम यात्रा सर्वाधिक श्रद्धालु, ठीक है, वर्ष 2025 में चार धाम में सर्वाधिक श्रद्धालु लिखो, चार धाम में सर्वाधिक श्रद्धालु, ठीक है, यानी सर्वाधिक जो अपने जो यात्री लिखो, श्रद्धालु लिखो, किन में आए, ठीक है। सबसे ज्यादा आए बच्चों केदारनाथ, ये क्रम है, ठीक है, केदारनाथ लगभग 17.5 के आसपास है, इसमें लाख के आसपास, ठीक है। देन आए बच्चों बद्रीनाथ में, देन आए गंगोत्री में, और ये फिर यमुनोत्री। एक बार पूछा था उसने, जो अपने आप में चार धाम यात्रा है, इनमें से किस धाम में सर्वाधिक आया, इसका क्रम भी पूछता, कई बार पूछता है। तो अपने आप में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चार हैं जो सीरीज है इसका, ठीक है। सर्वाधिक लगभग 17 यहाँ आए, 16.5 के आसपास यहाँ आए, 4-5-7 लाख के आसपास गंगोत्री में आए, कुछ फिर उसके पास जो है यमुनोत्री भी गए थे। हमने ये नहीं देखना है कि कहाँ कितने आए थे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है, कुमाऊं के एक धाम को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान बना रही है, उसका नाम है जागेश्वर धाम, ठीक है। देखो कुमाऊं के किस मंदिर हेतु राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया गया। यहाँ पर बहुत अच्छा खासा पैसा भी दिया है और जो काम है यहाँ पे चल भी रहा है। तो जागेश्वर धाम, जिसको 5वां धाम भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है बच्चों, इसका यहाँ पे काम कर रही है, ठीक। इसके अलावा बच्चों इसमें कई योजना वगैरह हैं, और जो योजनाएं वगैरह गवर्नमेंट की आती हैं वो भी हमने कवर करनी। अभी तो जस्ट ये क्या है, शुरुआत है आर्थिक सर्वे की। एक प्रकार से आप देखोगे तो एक इंट्रोडक्शन टाइप का है, बेसिक का, जो फिगर बेस है। अब जैसे हम क्या करेंगे, आर्थिक सर्वे में डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे किसमें कितना गवर्नमेंट ने किया है, और किस गवर्नमेंट किस मतलब विभाग की कौन सी योजना यहाँ पर संचालित हो रही है, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, वही क्वेश्चन उठा के पूछता है, ठीक है। तो आर्थिक सर्वे बिल्कुल मिस नहीं करना, मतलब आप मान के चलिए, गांठ बांध के चलिए कि इसको आपने सही तरीके से क्या करना है, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। आई होप कि ये चीज आप कवर कर पा रहे होंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।